ओके सो आपने क्रिमिनल लॉ का इससे पहले क्रिमिनल लॉ का जो वीडियो देखा था, उस क्रिमिनल लॉ के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि क्रिमिनल लॉ में क्या क्राइम होता है, कैसे ऑफेंस होते हैं, उसके लिए डिफेंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसके बेस पे जो आपको एमसीक्यूज एग्जाम में मिलेंगे, एग्जैक्टली क्या पैटर्न ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको कैसे अप्रोच करना है। एंड बिलीव मी गाइस, ये वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आप कंप्लीट नहीं देखोगे, नहीं कहीं से नोट डाउन करोगे, नोट्स को नहीं लिखोगे, तो आपके लिए एग्जाम डिफिकल्ट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो वीडियो को एंड तक देखो एंड हाँ, पेन एंड पेपर लेके बैठो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे जाते हैं, क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। किसी भी लॉ में या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जब आपको लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो लीगल एप्टीट्यूड या तो लीगल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, और लीगल रीजनिंग जो होता है वो फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड होता है। नॉलेज का मतलब जो भी आपको स्टैटिक नॉलेज पता है उसके बेस पे आपको लीगल एप्टीट्यूड में आंसर करना। लीगल रीजनिंग का मतलब होता है, लीगल रीजनिंग में फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, फैक्ट एंड प्रिंसिपल को एक दूसरे से रिलेट करना है, ऑन दैट बेसिस आपको डिसीजन देना है। तो दैट विल बी आवर पैटर्न। अब आगे जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीगल रीजनिंग। अगर लीगल रीजनिंग की बात करूं तो पहले आपको एक प्रिंसिपल दिखाई देगा, दैट इज वॉलंटरीली कॉजिंग अ हर्ट टू एक्सटॉर्ट द कन्फेशन इज एन ऑफ। मतलब किसी भी पर्सन से कोई भी कन्फेशन लेते वक्त अगर आप उसको वॉलंटरीली मतलब खुद से अगर उसको हर्ट करोगे और उसके पास से वो कन्फेशन लेने की कोशिश करोगे, तो उसको कहा जाएगा इट इज एन ऑफेंस। अब देखो आगे फैक्ट्स क्या लिखा हुआ है। फैक्ट्स में बोला है, पुलिस ऑफिसर tortures Z in order to induce Z to confess that committed a crime। मतलब ये जो पुलिस ऑफिसर है वो Z को क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, टू कन्फेस कर ये जो तूने की मतलब ये क्राइम तूने ही किया, ऐसे उसको जबरदस्ती उससे बुलवा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ये वॉलंटरीली कॉजिंग अ हर्ट है टू गेट दैट कन्फेशन। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑफेंस हुआ। जैसे कि हमें भी पता है कि ये ऑफेंस है, दैट मींस आप जब भी ऑप्शंस को देखोगे तो उसमें भी जो भी ऑप्शन आपके डिसीजन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपको वो एलिमिनेट करना है। वहां पे ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ए इज नॉट लायबल सिंस ही इज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। अच्छा, ए जो है लायबल नहीं है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, बट वो ड्यूटी क्या कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट जाके कर रहा है। अब यहाँ पर लॉ क्या है आपके लिए, आपका प्रिंसिपल। याद रखना, प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस में हमेशा प्रिंसिपल ही आपका लॉ होता है। रियल लॉ में क्या लिखा है वो भूल जाओ, जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई। अब देखो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए इज लायबल सिंस द कस्टोडियल टॉर्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ड्यूटी। क्या दिस वुड बी रिलेटेड टू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल से रिलेटेड। दैट मींस व्हाट, कि ये जो उसकी ड्यूटी है वो कस्टोडियल टॉर्चर की ड्यूटी नहीं है। कस्टोडियल टॉर्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ड्यूटी। इट मींस वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है एज पर अवर प्रिंसिपल। अच्छा, अभी आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन दो ऑप्शंस अभी भी बाकी है, तो उनको भी चेक कर। ए इज नॉट लायबल हो नहीं सकता बिकॉज ए भी नहीं था तो सी भी नहीं होगा। डी में देखो, ए इज लायबल ओनली इफ कन्फेशन स्टेटमेंट इज नॉट प्रूव्ड टू बी ट्रू इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये कंडीशनल हो गया, अगर ट्रू हो गया कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो जो है वो लायबल नहीं होगा, और अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो वो लायबल हो जाएगा। मतलब उसने जो कन्फेशन लिया है वो सच हो गया तो उसको लायबिलिटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर झूठ हुआ तो लायबिलिटी लग जाएगी। अब ये कंडीशनल प्रिंसिपल तो हमारे पास नहीं था, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑप्शन डी वुड बी नॉट योर करेक्ट आंसर। तो सिंपल, आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ वी रीच टू द आंसर। इस तरीके से आपको लीगल रीजनिंग में आंसर करने होते हैं। अब आगे जाते हैं और अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो, now here we have a second question. Second question states that एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, by the way दो स्टेटमेंट्स दिए हुए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो दिखने में थोड़ा वियर्ड है और अलग टाइप का है। इट लुक लाइक कि किसी कॉजल इफेक्ट या फिर किसी एक क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ये बेसिकली लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में अगर आप रीड करोगे तो आपको एक प्रिंसिपल मिलेगा, और स्टेटमेंट 2 में आपको एक सिचुएशन मिलेगी। अब एग्जाम में पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिचुएशन 1 में आपको कोई फैक्ट मिल जाए, और सिचुएशन 2 मतलब स्टेटमेंट 2 में आपको जो है वो प्रिंसिपल में। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिमिलर टू द लीगल रीजनिंग ही आपको आंसर करना है। अगेन अब रीड करो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एनी पर्सन मे यूज अ रीजनेबल फोर्स टू ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी और अ पर्सन। और सिंपल है, यहाँ पे बोला क्या कि अगर कोई पर्सन एक रीजनेबल फोर्स यूज करता है खुद को बचाने के लिए या खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो क्या, however the force employed must be proportional to apprehended danger। अब यहाँ पर वो जो फोर्स यूज कर रहा है वो कितना होना चाहिए, जितना रिजनेबल डेंजर है उतना ही होना चाहिए। वो फोर्स कितना होना चाहिए, तो आपके ऊपर जितना डेंजर आ रहा है, डेंजर मतलब क्या, सामने पर्सन जो आपके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स आपको लगाना है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको सिर्फ थप्पड़ लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता आप मुझे रॉड से मारो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेबल फोर्स, ये प्रोपोर्शनेबल फोर्स। अब देखो आगे जाओ, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, माधव वाज वॉकिंग ऑन अ रोड
राजू केम टू माधव आर्म्ड विद अ नाइफ एंड आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर हिज मनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, माधव जो है वो रास्ते पे चल रहा था, तो राजू उसके पास आता है, उसको नाइफ दिखाता है और बोलता है कि तेरा जो पैसा है वो मुझे दे, तेरे पास जो भी पैसा है वो मुझे दे। अब दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग कि यहाँ पर एक्सटॉर्शन जैसे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, थ्रेटनिंग हिम विद डेथ, मतलब उसको डेथ की जो है मारने की धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि पैसे दे दे। माधव हु वाज आर्म्ड विद अ रिवॉल्वर पुल्ड इट आउट। अब उसने क्या किया, माधव के पास तो गन थी ना, तो गन निकाली उसने। On seeing the revolver, राजू tried to run away। अब जैसे रिवॉल्वर देख लिया तो राजू जो है वो भागने लग गया। अब राजू भागने लग गया, यहाँ पर राजू डर गया और भाग गया। मतलब इस बार माधव को क्या करना चाहिए था, रिवॉल्वर को रख देना चाहिए था, लेकिन माधव ने क्या किया, माधव शॉट डेड है राजू, मतलब माधव ने राजू के ऊपर गन चला दी। अब इस केस में माधव ने जो है वो रिजनेबल फोर्स यूज नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पर माधव तो लाइबल हो जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। आगे जाते देखो आगे क्या लिखा है, इन लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, आंसर क्या होगा। बाय द वे बहुत इजी है, यहाँ पर लाइबल हो जाएगा, तो हमें विल नॉट बी पनिश के ऑप्शन जो है वो दोनों भी एलिमिनेट करने होंगे। ए एंड सी वुड गेट एलिमिनेट, बी एंड डी बचा। बी में देखो क्या लिखा है, Madhav will be punished as a force employed was a disproportionate to the apprehended danger, and this would be your correct answer. Option D को देखो, as Raju tried to run to escape but could any time come back। अब वो आएगा नहीं आएगा वो तो पॉसिबिलिटी है ना, हम लॉ में पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं करते, हमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल है जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलना है। सीधा आंसर क्या होगा, इट्स ऑप्शन बी एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसा है देखो, 5 person went to house of a Z armed with clubs to beat Z। अब यहाँ पर 5 लोग जो है वो जेड के घर में घुस गए, क्यों, जेड को मारने के लिए। Among this, one of them, A was carrying a pistol, concealing it underneath his clothes। अब A ने क्या रखा था, पिस्तौल रखा था जो उनमें ही था 5 लोगों पे। During beating, A fired a shot, resulting in Z's death। अब यहाँ पे A ने क्या किया, गन निकाली, लोड की और उसको मार दिया। अब जरा सोच के बताना, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन क्या था, कॉमन इंटेंशन था जेड को मारना, कॉमन इंटेंशन जेड की डेथ नहीं, मतलब जेड को जान से मार देना, ये तो पूरा कॉमन इंटेंशन 5 लोगों का बिल्कुल नहीं। ए ने क्या किया, खुद का रिवेंज ले लिया, ए ने उसको शॉट डेड कर दिया, मतलब मार। अब देखो यहाँ पर सीरीज की बात है कि ए लायबल हो जाएगा, वो 5 लोग जो है वो सिर्फ बीटिंग के लिए लायबल हो जाएंगे, ना कि डेथ के लिए, ठीक है। अब नीचे आओ, ऑल ऑफ द अबव विल बी लायबल फॉर बीटिंग जेड। हाँ ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए ने तो उसको सिर्फ बीट नहीं किया, मार ही डाला है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। देखो क्या बोल रहा है, only A will be liable for causing a death। Yes, this could be the correct answer, but again एक ऑप्शन बाकी है तो वो भी रीड कर। C बोल रहा है all of the above being a member of unlawful assembly will be liable for causing a death। मतलब यहाँ पर सिर्फ 4 जनों के इंटेंशन थे, एक का इंटेंशन क्या था, मारने का था, 4 का इंटेंशन क्या था, सिर्फ उनको बिट करने का, लेकिन ये तो उसको मारना ही चाह रहा था, पूरी तरह खत्म करना। इसका मतलब यहाँ पर सब लोग मिलकर डेथ के लिए लायबल नहीं हो जाएंगे, ओनली ए विल बी लायबल फॉर द डेथ। तो इसका मतलब सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन, ऑप्शन बी, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, Samir is a notorious school going child। One day the teacher slapped Samir to maintain discipline in the class। Samir was a patient of epilepsy। He fell down and became unconscious, believing he was a dead। The teacher in panic hung him to give an impression of suicidal death। अब यहाँ पर भी एक फैक्चुअल सिचुएशन दी है, नीचे इशू लिखा हुआ है, Is the teacher guilty of culpable homicide। अब ध्यान रखो, आपको जो है कुछ लॉ में कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो याद रखने पड़े, जस्ट लाइक समझो मर्डर का है, मर्डर का होगा, थेफ्ट का होगा, तो इनके जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन में जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब थेफ्ट कैसे होता है, कल्पेबल होमिसाइड कैसे होता है, मर्डर कैसे होता है। अगर नहीं पता है तो गाइस वो प्रीवियस वाला क्रिमिनल लॉ का वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो याद से वो वीडियो देख लो, तो ये कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने उस वीडियो में इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपके सामने सिचुएशन है, एक समीर नाम का लड़का जो बड़ा ही शैतान है, उसकी शैतानी की वजह से टीचर ने उसको कान के नीचे बजा दिया, लेकिन उस वजह से वो एपिलेप्सी का जो पेशेंट था, पहले से समीर एपिलेप्सी का पेशेंट था, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो स्लैप कर दिया, वो गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। अब इस वजह से टीचर डर गया कि भाई ये तो मर गया, मतलब टीचर ने क्या किया, उसको लटका दिया, फांसी के फंदे पे लटका दिया और उसको सुसाइडल डेथ दिखा दिया। लेकिन इस केस में टीचर ने जो किया है वो कंप्लीट क्राइम। अब हमें वो कौन सा क्राइम है वो पूछा, इज द टीचर गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब ये पूछ रहे हैं क्या कल्पेबल होमिसाइड होगा, तो कल्पेबल होमिसाइड का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जो है किसी एक्सेप्शनल केस में सामने वाले को मारने की कोशिश करते हो, और यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट। तो टीचर यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थे कि वो जो वो मर गया। नीचे देखो, यस द टीचर इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, यस बिकॉज एक्सेप्शन तो है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी है ना, तो वो भी रीड कर ले। नो द टीचर इज इनोसेंट, रॉन्ग हो जाएगा। सी, टीचर मस्ट बी चार्ज विद कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर, नहीं, पहले से प्लान्ड नहीं था तो कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती। याद रखना, कॉन्स्पिरेसी में पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। टीचर मस्ट बी चार्ज विद ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या, कोई भी बॉडी या लिम्ब जो है वो अलग हो जाना, उसको फ्रैक्चर हो जाना।
कि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट नहीं है, उसकी तो डेथ ही हो गई है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, ए वुड बी अ करेक्ट आंसर। चलो अब मैंने दो टाइप के जो है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बता दिए। आगे अगर लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, सो नाउ इट इज योर टास्क to answer the question. चलो आगे जाओ। Next question talks about what? Again it is the legal reasoning. चलो देख। X is the chain snatcher who forcibly pulled the gold chain from the body of a wife. An old lady. Due to this pulling, the lady suffered pain and suffering for over 3 weeks. यहाँ पर क्या हुआ? एक लेडी जो है वाइफ वो रास्ते से जा रही होगी, एक्स जो है वो चेन स्नैचर था, कैप्टिव था, तो इसने क्या कर दिया, इसने वो चेन गोल्ड चेन है वो खींच ली। अब इसकी वजह से वाई जो है ओल्ड लेडी थी, तो उसको जो है कुछ भी पेन सफर हुआ होगा। अब पेन सफर जो है वो लॉन्ग टाइम तक हुआ है, ओवर 3 वीक। अब सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पर 48 या 24 आवर्स से ज्यादा पेन उसको सफर हो रहा है, इट मींस उसने जो है वो ग्रीवियस हर्ट हो गया, बट उसी के साथ उसने थेफ्ट भी किया है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो दो क्राइम के लिए लायबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी लायबल फॉर थेफ्ट एंड सेकंडली फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी लायबल फॉर अ थेफ्ट एंड सेकंडली ही विल बी लायबल फॉर द वॉलंटरीली कॉजिंग अ ग्रीवियस हर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर मैं इसीलिए आंसर दे रहा हूँ, उस जगह पर सेक्शन जो है वो अलग नए नए सेक्शंस है, तो उनकी मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ग्रीवियस हर्ट के बारे में इन डेप्थ जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, उसके ऊपर भी वीडियो दे दूंगा। चलो now this is a type of a legal aptitude question. Legal aptitude question में आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। जनरल नॉलेज का मतलब जीके नहीं, यहाँ पे जनरल नॉलेज का मतलब है आपको लीगल की बेसिक पता होनी चाहिए। आईपीसी क्रिमिनल लॉ जो है वो बेसिक होता है, तो उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मतलब मर्डर क्या होती है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, अबेटमेंट क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अबेटमेंट पता नहीं है, कॉमन इंटेंशन पता नहीं है, I can make a video on this because it all comes under legal term. तो अगर आपको लीगल टर्म पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो, वो भी वीडियो आ जाएगा। ना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, which of the following is not an offense under Indian Penal Code? मतलब यहाँ पे कौन सा जो है वो अंडर इंडियन पेनल कोड ऑफेंस नहीं है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सी सुसाइड एंड डी मर्डर। मर्डर तो होता है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी क्राइम, डी तो होता है, मर्डर भी होता है, और अटेम्प्ट टू सुसाइड, attempt to commit a suicide and attempt to suicide दोनों भी, attempt to commit a suicide and abatement of a suicide दोनों भी क्राइम है। इसका मतलब ऑप्शन that is suicide will not be crime। अब वैसे तो देखो ना, सुसाइड होने के बाद बेचारा मर जाएगा तो उसको क्या पनिशमेंट दोगे। लेट्स डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से प्रिंसिपल दिया है, फैक्ट दिया है, तो मतलब लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है। गाइस आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल को रीड करो, फैक्ट को रीड करो एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, वीडियो को पॉज करना, रीड करना एंड देन मुझे आंसर बताना। वैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट आपका आंसर करना जरूरी है। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल इवन इफ इट इज नॉट कमिटेड। जो अबेटमेंट है वो ऑफेंस, अगर वो नहीं भी पूरा होता है तो भी वो। पहली बात तो अबेटमेंट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो अबेटमेंट का मतलब होता है मैंने आपको प्रोवोक किया, मैंने बोला आपके दोस्त को जाके मारो, 2-3 कान के नीचे मारो, तो इसको कहते हैं अबेटमेंट। अब ये अबेटमेंट अगर आप नहीं भी करोगे ना, मतलब मैंने आपको बोला प्रोवोक किया, आपने उसके कान के नीचे नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैं तो क्रिमिनल हो गया, मैंने तो ऑफेंस कर दिया क्योंकि मैंने आपको प्रोवोक। अब इसी का मतलब है कि अबेटमेंट अगर कंप्लीट ना भी हो ना तो भी वो ऑफेंस हो। फैक्ट देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर ए ऑफर्स अ ब्राइब टू मिस्टर बी, अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग मिस्टर ए सम फेवर इन एक्सरसाइज ऑफ मिस्टर बी's ऑफिशियल फंक्शन। यहाँ पर ए ने क्या किया, अपना काम निकालने के लिए बी को जो है वो पैसा देने की कोशिश की, टेबल के नीचे से घूस दे। अब यहाँ पर मिस्टर बी रिफ्यूज कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते भाई, बी जो है ईमानदार है। लेकिन गाइस समझो यहाँ पर ए ने जो अबेटमेंट की है उसके वो तो ऑफेंसिव हो गया, मतलब यहाँ पर ए जो है वो अबेटमेंट के लिए लाइबल हो। सिंपल है, ऑप्शन देखो यहाँ पे जो ए लाइबल होगा बी लाइबल नहीं होगा, तो बी दोनों ऑप्शन में से निकल जाएगा। तो सी एंड डी तो वैसे भी एलिमिनेट, ऑप्शन ए तो ऐसे भी गया क्योंकि ए इज नॉट लाइबल लिखा हुआ है। बचा कुचा कौन, ऑप्शन बी, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। इजी। चलो आगे जाते हैं। एक बात पक्की है, अगर ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो प्रिंसिपल और लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस, मतलब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े से आपको डिफिकल्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बट लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट जाएंगे नहीं, ये पक्का है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड, अभी बहुत हो चुका है तो आप एक बार वापस से रीड करो, पॉज करो एंड, ठीक है, पहले पॉज करो फिर रीड करो एंड आंसर करो। अब प्रिंसिपल क्या दिया है, द ऑक्यूपायर ऑफ अ प्रीमाइस ओव्स द ड्यूटी ऑफ अ केयर टू ऑल हिज इनवाइटीज एंड अब जिसके पास भी जो भी जगह होती है ऑक्यूपायर उसको कहते हैं। अब अगर उसकी जगह पे कोई भी विजिटर या इनवाइटीज आते हैं तो उनकी केयर करना ये किसकी ड्यूटी है, ऑक्यूपायर की। अब देखो यहाँ पर फैक्ट क्या दिया है, Radhika's brother Akash had come to visit her at her place. राधिका का जो ब्रदर आकाश है वो उसके घर के इधर आया था उसको मिलने। After seeing her wealth, Akash decided to commit a theft that night. अब उसका पैसा देख के आकाश को जो लालच हो गई, चोरी करनी है। While he was trying to escape that night, he got electrocuted by the wires which were fixed on a boundaries wall. अब यहाँ पर जो फेंस थी वो इलेक्ट्रोरेट थी, मतलब वहां पर शॉक लगने के चांसेस थे और वही हुआ, आकाश को शॉक लग गया।
आकाश प्लान्स टू स्यू राधिका। अब आकाश ने क्या सोचा, केस करता हूँ। अब सोचो आप एक एडवोकेट हो, आकाश आपके पास आता है, आपको बोलता है राधिका पे केस करनी है, आप क्या बोलोगे? भाई तेरी गलती है, तू चोरी करके भाग रहा था, मतलब तू खुद क्रिमिनल है और दूसरे के ऊपर केस कैसे करेगा? तो इसका मतलब आकाश तो केस नहीं कर पाएगा। देखो कहाँ लिखा हुआ है। अब सिंपल है ना, आकाश केस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यस वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, बचेंगे तो बी एंड डी। अब उसमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन जिसका होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। नो, बिकॉज वन हैज टू बी हिमसेल्फ कॉशियस अबाउट हिज सेफ्टी। ये तो एक जनरल आंसर हो गया जो एक जनरल लेमैन पर्सन बोलेगा। देखते हैं जुडिशियल आंसर क्या हो सकता है। नो, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड ही इज नो लॉन्गर एन इनवाइटी और विजिटर। मतलब अभी वो इनवाइटी और विजिटर नहीं रहा। तो गाइस यहाँ पे हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनवाइटीज एंड विजिटर बोला हुआ है तो इनवाइटीज एंड विजिटर ही होना चाहिए, वो थीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो वो चोर बन गया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हियर कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे एक फैक्ट का इंफॉर्मेशन दिया होगा और आपको एक इशू दिया होगा। फैक्ट का इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? A is accused of theft. X, a police officer, asked him to surrender himself for arrest. In fear of arrest, A tries to run away from this. X shoots him dead. अब यहाँ पर A जो है वो थेफ्ट के लिए अक्यूज हुआ। एक्स पुलिस ऑफिसर जो है उसने क्या कर दिया, उसको सरेंडर करने के लिए बोल दिया, अरेस्ट करने के लिए सरेंडर करने के लिए बोल दिया। यहाँ पर ए जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर एक्स ने क्या कर दिया, जब एक्स पुलिस ऑफिसर ए को बोल रहा था कि सरेंडर कर, तभी ए जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो इसी वजह से एक्स ने क्या कर दिया, उसको मार दिया, गोली मार दी और वो डेड हो गया। अब देखो इशू क्या है। When X as a police officer has a right to shoot and cause the death of a person while arresting of an accused. मतलब यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर के राइट के बारे में पूछा गया है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट कब होता है कि वो सामने वाले को गोली मार सकता है, मतलब डेथ तक ले जा सकता है। अब ये कब हो सकता है, ये पूछा गया। चलो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देखो, ओनली व्हेन एन अक्यूज्ड ऑन बीइंग कॉल्ड अपॉन इज नॉट सरेंडरिंग इनटू हिज कस्टडी। मतलब जब भी अक्यूज जो है उसको बुलाया जाए और वो सरेंडर करने के लिए रेडी ना हो। चलो बी बोल रहा है ओनली व्हेन एन अक्यूज्ड रन्स अवे फ्रॉम द स्पॉट। वैसे तो दोनों भी सही आंसर लग रहे हैं। नेक्स्ट सी बोलता है ओनली व्हेन द अक्यूज्ड कमिटेड ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये कैसे पहले पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो अक्यूज्ड है, अभी थोड़ी ना कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया है। मतलब सी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही। सी को देख, ओनली व्हेन एन अक्यूज्ड फोर्सिबली रेजिस्ट हिज अर्स्ट। गाइस यहाँ पर प्रिंसिपल क्या बोलेगा, मतलब अगर हम जनरल प्रिंसिपल देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के राइट्स होते हैं लॉफुली, तो वो आपको बताएगा कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बिकॉज इन बोथ ऑफ द केसेस ए एंड बी आपके पास वो राइट नहीं होता है एज अ पुलिस ऑफिसर। इन केस अगर वो रेजिस्ट करता है, फोर्सिबली आपको अपोज करता है, in that case you can shoot. Simple option D would be your correct answer. As a police officer आपके पास वो राइट तब होगा जब सामने वाला पर्सन जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो वो भागने की कोशिश करे, अदरवाइज आप उसको शूट नहीं कर। Now coming to the question number 10. Oh, now this is a new type of a question, assertion and reasoning. Guys, बहुत से लोग यहाँ पर एक कोशिश करते हैं कि assertion and reasoning को by reading सिर्फ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, गाइस जिससे आंसर नहीं मिलता। आप क्या करो, assertion को करेक्ट है कि नहीं पहले वो फाइंड, मतलब पहले तो आप ये देखोगे assertion itself ट्रू है कि फॉल्स है, then you will come to the reason. अब रीजन को भी आप वैसे ही एनालाइज करो, एक तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे ही दोनों भी ट्रू या फॉल्स पता चल जाए फिर उनमें रिलेशन फाइंड आउट। अब वो रिलेशन जो बेसिक होगा वो कॉज एंड इफेक्ट होगा, मतलब एक तो एक कॉज होगा या तो दूसरा वाला उसके लिए इफेक्ट होगा। एजर्शन क्या बोल रहा है, पीपल हु डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर डैमेज। मतलब यहाँ पर जो पब्लिक है, जो लोग पब्लिक प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो कहीं पर भी कोई भी डैमेज करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का डैमेज करते, तो वो लायबल होने चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट रीजन क्या बोलता है, देखो, होल्डिंग इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड डिस्करेजेस हार्मफुल बिहेवियर इन सोसाइटी। या दैट्स ट्रू, एंड यही तो रीजन होगा ना एजर्शन के लिए, और ये रीजन भी ट्रू है। इसका मतलब एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन गया। तो इसी का मतलब हो गया ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो दैट्स हाउ आप जो है एजर्शन एंड रीजनिंग को आंसर करोगे। आगे लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेंस। गाइस कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, ठीक से समझो। कॉग्निजेंस जो है वो सीआरपीसी के अंडर आता है। सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो आपको ये बताता है कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या हुआ। कॉग्निजेंस का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जब भी कोर्ट जो है वो आपकी केस की जुडिशियल नोट लेगा, जुडिशियली नोटिस लेगा, तो उसको कहा जाएगा कॉग्निजेंस। मतलब अगर कोर्ट आपकी केस को कंसिडर करता है तो दैट कम्स अंडर कॉग्निजेंस। अब यहाँ पे सिंपल हो गया, आपको आंसर तो मिल ही गया। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट सेज arousing judicial notice or knowledge। जुडिशियल नोटिस कौन लेता है, नॉलेज कौन लेता है, एक्नॉलेजमेंट जुडिशियली कौन करता है, तो वो कोर्ट करेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कॉग्निजेंस। जैसे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी जो 3 नए लॉ आए हैं वो 3 नए लॉ कौन से कौन, और साथ में ये भी बताओ कि आपको उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो वो भी आपको बता दूंगा। नाउ अगेन लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। अब इस लीगल रीजनिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और आप मुझे आंसर बताओगे। स्टॉप करना वीडियो को और मुझे आंसर बताना। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आपको इसको आंसर करना ही होगा, ठीक है। पॉज करना, आंसर मिलेगा तो आप फिर से चेक कर लेना कि आंसर क्या है। आई होप गाइस आपने आंसर किया होगा और आपका आंसर राइट दिया होगा। आई वांट यू टू कमेंट में बताओ कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्यों करेक्ट आंसर बी है, क्यों ए सी डी आंसर नहीं होना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो आगे। अच्छा अब यहाँ तक पहुंच ही गए हो, अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीख ली है और मुझे ये लगता है कि मैंने आपको सिखाया भी है। तो आप वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसी जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो आपको ऐसे ही चैनल पे मिलती रहेगी। और गाइस अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो यहाँ पर एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, अब वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं अब ये सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर थर्ड क्वेश्चन आएगा दैट विल बी योर टास्क टू सॉल्व। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। अगेन प्रोसेस वही होगा, पहले दोनों ट्रू है फॉल्स है वो देख लो एंड देन रिलेट। असर्शन क्या बोल रहा है, इन अ क्रिमिनल ट्रायल द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश गिल्ट ऑफ अ अक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑन प्रूफ मतलब क्या, जो आप बोल रहे हो सच है ये आप बताना, तब आपका काम। अगर आप किसी को अक्यूज बोलोगे तो आपका काम होगा कि आप डिसाइड, आप प्रूफ करो कि वो अक्यूज्ड है। ये उसका काम नहीं है कि वो इनोसेंट है वो प्रूफ करे, वो तो पहले से इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाए, ये होता है लॉ, ठीक है। वैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दो तरफा बात की जा सकती है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल मतलब सीआरपीसी के अंडर भी आ सकता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ इसको एक्सप्लेन करने का काम एविडेंस एक्ट करता है। अगर आपको एविडेंस एक्ट के बारे में सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वो भी आपको सीखने मिल जाएगा। एंड दैट इज आल्सो इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज। चलो अब डिस्कस करते हैं। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कौन हो, प्रोसिक्यूशन का मतलब जो केस करता है। अगर मैंने आपको बोला कि आप चोर हो, कोर्ट में जाके अगर मैं ये बोलता हूँ आप चोर हो, मतलब सामने वाले को बोल रहा हूँ, सामने वाले जिसके ऊपर मुझे केस करनी ना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि अगर आप चोर हो, तो कोर्ट पूछेगा भैया आप कैसे बोल रहे हो कि वो चोर है। वो कोर्ट जो है वो उसको अज्यूम करेगा कि जो पर्सन चोर है ऐसा बोल रहा है, वो पर्सन ये प्रूव करे कि सामने वाला पर्सन चोर है। मतलब ए एंड बी, अगर ए बोलता है कि बी चोर है तो ए का काम है ये प्रूव करना कि बी चोर है। बी का काम ये नहीं है कि मैं चोर नहीं हूँ ये बताना, ये बी का काम बिल्कुल नहीं है, बी चुप रह, ठीक है। चलो अब यही आपका प्रिंसिपल भी है, और जब ये प्रूफ करोगे ना तो दैट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दिखने में बहुत छोटा टर्म है, लेकिन लॉ के फैक्टर में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कभी भी रीजनेबल डाउट के बाहर जाके आप प्रूफ करना होता है, तो इसका मतलब अगर स्लाइटली डाउट भी रहा ना, स्लाइटली बेनिफिट भी अगर सामने वाले डिफेंडेंट को मिल गया ना, तो आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि वो चोर है या फिर वो अक्यूज ऑफ किसी भी क्राइम का वो अक्यूज है, ये आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट जो बोला जाता है ना, वो हमेशा किसके पास रहता है, डिफेंडेंट के पास। ना रीजन देखो क्या बोला है, इन क्रिमिनल लॉ द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पर क्रिमिनल लॉ में जो अक्यूज्ड है वो प्रिज्यूम्ड किया जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपको क्या लगता है दोनों भी तो ट्रू है क्या, दोनों भी एक दूसरे, आपको क्या लगता है गाइस दोनों भी ट्रू है क्या, दोनों एक दूसरे से रिलेट करें, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताओ, ठीक है। अब देखो आंसर क्या, दिस इज व्हाट ऑप्शन बी। ऐसे तो दिखता है कि दोनों रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डिफेंडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को प्रूव करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोसिक्यूशन की है ना। तो इस केस में जो रीजन है वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो खुद में भी अपना एक प्रिंसिपल है, दोनों भी प्रिंसिपल है, दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते, तो एक दूसरे के लिए एक्सप्लेनेशन और प्रिंसिपल नहीं हो। इसका मतलब ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज बोथ आर ट्रू बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। चलो अब आगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता ना कोई भी पॉइंट, तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर डाल दो, सो आई विल गिव यू द आंसर और द एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। चलो अगेन असर्शन एंड रीजनिंग गाइस, मैंने पहले ही बोला था अगर थर्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सेम टास्क जैसे अभी लीगल रीजनिंग के लिए मैंने दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है। आंसर आप बताओगे, एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में दोगे, एंड अगर वो गलत हुआ सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट। चलो आगे जाता हूँ, आंसर देना, पॉज करना वीडियो को, आंसर करना, फिर ही आंसर को दे। क्वेश्चन नंबर 15 दैट सेज अबाउट थेफ्ट। थेफ्ट इज अ ऑफेंस अगेंस्ट व्हाट। अब ये टाइप्स ऑफ थेफ्ट कौन से टाइप का ऑफेंस होता है ये भी वीडियो में मैंने बताया। अगेन वापस से याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है क्रिमिनल लॉ वाला, जाके देख लो, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। देखो जो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है वो रिलेटेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने मिलेंगे एग्जाम में, बिलीव मी। अब यहाँ पे क्या बोला है, थेफ्ट इज अ ऑफेंस अगेंस्ट व्हाट। क्या ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, या ये दोनों के रिलेटेड है? अच्छा आप बताओ, क्या आप दूसरे की जमीन को चोरी कर सकते हो?
बिल्कुल नहीं। आप उसको क्या कर सकते हो, फ्रॉड करके अपने नाम पे कर सकते हो, लेकिन चुरा के नहीं लिया तो मतलब ये जो है वो ऑफेंस मूवेबल प्रॉपर्टी का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं। सो दिस इज हाउ वी आंसर। अब देखो कभी कभी लॉ में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी काम आता है। हमेशा ही आप अपने नॉलेज के बेस पे आंसर करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना तो समझ में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन लीगल एप्टीट्यूड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाइट कॉलर क्राइम अंडर द आईपी। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही मजेदार है। अब सिंपल है, मर्डर एंड रेप आर नॉट द व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं वो इकोनॉमिकल क्राइम्स होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल क्राइम्स के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी बता दूंगा। चलो, अटेम्प्ट टू मर्डर भी इकोनॉमिकल क्राइम थोड़ी ना है, तो क्या होगा, फ्रॉड इज योर करेक्ट आंसर। व्हाइट कलर क्राइम का मतलब क्या होता है, इट्स अ फ्रॉड। वैसे एनिमेशन अच्छा था। 17, which of the following crimes involve violence or threat of a violence। इसमें से ऐसा कौन सा क्राइम है जिसके अंदर वायलेंस और थ्रेट ऑफ द वायलेंस होता है। देखो थेफ्ट में नहीं होता। थेफ्ट में आप किसी के अगेंस्ट वायलेंस करते हो क्या, नहीं करते। अब याद रखना, अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि थेफ्ट करते वक्त मैंने सामने वाले का मर्डर कर दिया, गाइस वो अलग केस में आता है, उसका भी एक अलग केस होता है। वो कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको पता होगा तो वो बता भी देंगे। थेफ्ट में भी अगर थेफ्ट करते वक्त अगर आप किसी की मर्डर कर दोगे ना तो वो भी अलग केस होता है। तो अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दोगे तो वो अलग केस होता है। वो क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, तो आप देखो और मुझे बताना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। अब बताओ, बी एक्सटॉर्शन, यस एक्सटॉर्शन में होता है। एक्सटॉर्शन का मतलब जबरदस्ती से लेना, छीन छान के लेना। अगर आपको फोन करता हूँ और डराता हूँ, मैंने आपके बच्चे को किडनैप किया है, 2 लाख रुपया भेज दो मेरे घर, तो इसका मतलब क्या, मैं एक्सटॉर्ट करवा रहा हूँ। किडनैपिंग एक्सटॉर्शन दोनों भी हो गया, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाइस एनिमेशन। आगे 18th क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप एज पर इंडियन पेनल कोड। ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, शायद आपने रीड ना किया हो, एक बार अभी देख लो। ये ऑप्शन ए सेज कार्नल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन अंडर द 18 इयर्स। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, डज नॉट कम अंडर अ रेप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कार्नल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट कम्स अंडर अ रेप। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन अंडर 18 years, this is come under a rape. Sexual intercourse by fraud, this also comes under a rape. And sexual assault without touching, guys sexual assault without touching जो होता है वो रेप का पार्ट नहीं है, मतलब आप विदाउट टच तो रेप कर ही नहीं। तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। गाइस ऑप्शंस को आंसर करते वक्त ना ऑलवेज आपका जो क्वेश्चन है वो ध्यान से रीड करना, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता भी हो आप गलत आंसर कर तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड पब्लिक मिसचिफ अंडर द आईपीसी। ये भी मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, वो भी जान। पब्लिक मिसचिफ क्या होता है, पब्लिक मिसचिफ क्या होगा, मिसचिफ कॉजिंग अ लॉस टू प्रॉपर्टी, गिविंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, इज नॉट कंसीडर पब्लिक मिसचिफ, मतलब यहाँ पर आपको वो क्राइम बताना है जो पब्लिक मिसचिफ नहीं है। तो सीधी सीधी बात है ना, यहाँ पर डिफेमेशन जो है वो क्या होगा, वो पब्लिक मिसचिफ नहीं होगा, तो वही आपका भी बन जाएगा। डिफेमेशन इज नॉट पब्लिक मिसचिफ, याद रखना, ठीक है। चलो क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। 20. Now, which of the following is not considered an offense of a theft under IPC? Again, similar type of a question. ऐसा कौन सा ऐसा क्राइम है या ऑफेंस है जो थेफ्ट के अंडर नहीं आता। स्टीलिंग फ्रॉम एन ओपन फील्ड, स्टीलिंग फ्रॉम समवन्स हाउस, स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम अ शॉप, स्टीलिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। गाइस यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो थेफ्ट के अंडर नहीं आएगा, आप बताओ। अब देखो राइट आंसर इज व्हाट, स्टीलिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी चोरी करना, दैट डजंट कम अंडर थेफ्ट, वो थेफ्ट के अंदर नहीं आता। आगे क्वेश्चन नंबर 21, इट्स अ लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। क्या बोला है, एहसान फैक्ट दिया हुआ है, while cleaning his house mistakenly leaves the gas cylinder on without checking, the gas leaks and causes an explosion that kills the person। सीधी सीधी बात है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, पर्सन बड़ा ही नेग्लिजेंट है, मतलब लापरवाही दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे नेग्लिजेंसी का ही एक्ट होगा, नेग्लिजेंसी एक्ट होगी। और क्या हो सकता है, थेफ्ट तो हो नहीं सकता, क्रिमिनल ट्रेसपास भी नहीं होगा। देखो मैं सीधा ऑप्शन देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो मुझे फाइंड आउट करना है वो क्या होने वाला है। देखो व्हाट ऑफेंस इफ एनी हैज बीन कमिटेड, और व्हाट ऑफेंस बोला हुआ है, तो कौन सा ऑफेंस होगा, इट्स सिंपली Option A, that is Ahsan is liable for causing death by rash agent act। Again, question number 23. Again, similar type of question. Statement number 1 and statement number 2. Guys, ये आप बताओ, ये आप आंसर सॉल्व करो, मुझे एक्सप्लेनेशन बताओ। गाइस एक्सप्लेनेशन बताओ, इसका मतलब होता है शॉर्ट आंसर का मतलब आप एक लाइन में या 2 लाइन में बता दो कि आपने ये कैसे सॉल्व किया और क्या रीजन है। अब मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ लेकिन आप आंसर बताने की थोड़ी सी मेहनत कर लो। चलो स्टेटमेंट 1 says section 149 of the Indian Penal Code makes every member of an unlawful assembly guilty of the offence committed by assembly even if they did not directly commit to the act। मतलब अगर एक पर्सन के असेंबली है तो एक से ज्यादा ही होंगे,
पांच पर्सन जो है अगर असेंबली बना के, अनलॉफुल असेंबली बना के कोई भी क्राइम करते हैं, तो उस केस में एक पर्सन अगर साथ में खड़ा भी हुआ ना, तो वो भी उस ऑफेंस के अंदर आ जाएगा, वो भी उस क्राइम के अंदर आ जाएगा, ऑल्दो उसने एक्टिवली कोई भी एक्ट नहीं किया हो। स्टेटमेंट 2 क्या? ड्यूरिंग अ स्ट्रीट फाइट, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अटैक्ड वन पर्सन। नेहा, हु वाज पार्ट ऑफ द ग्रुप, वाज होल्डिंग अ स्टिक। अब उसके हाथ में लाठी थी, ऑल्दो शी डिड नॉट स्ट्राइक एनीवन, शी एनकरेज्ड अदर्स। देखो उसने एनकरेज किया, उसका एक्टिव पार्ट भी है। वन ऑफ द ग्रुप मेंबर किल्ड द विक्टिम विद वेपन। अब एक पर्सन ने क्या कर दिया, उसको वेपन से ही मार दिया। अब यहाँ पे सीधी बात है, क्या पूछा है, जरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या दिया है? नेहा विल नॉट बी पनिश्ड एज शी डिड नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द किलिंग। ये तो गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 कम्स अंडर अ प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है आपको कि अगर वो नहीं भी एक्टिवली परफॉर्म करे तो भी वो लायबल हो जाएगा। तो मतलब जो विल नॉट लायबल है वो तो होगा ही नहीं, तो विल नॉट बी पनिश तो गलत हो गया। नाउ नेहा विल बी पनिश्ड अंडर 149 फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। दिस कुड बी द करेक्ट आंसर, बट आगे जाते हैं। नेहा इज गिल्टी ऑफ एडिंग एंड अबेटिंग द क्राइम। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि एडिंग एंड अबेटमेंट तो प्रिंसिपल ही नहीं है, तो मैं इसका आंसर क्यों करूं भाई। नाउ डी सेज नेहा विल बी पनिश्ड फॉर अ मर्डर अंडर सेक्शन 302। उसने मर्डर नहीं किया, मर्डर तो किसी और ने किया था। तो सिंपल है, ऑप्शन ए is your correct, sorry, option B is your correct answer, because वहाँ पे दिया हुआ है he will be punished under 149 for being part of the unlawful assembly. Now going for the next question. Question number 24 says X is a man who during public gathering causes a scene by abusing and threatening several people. He also damages public property while under the influence of alcohol. He is then arrested for his action. वो क्या कर रहा है? X जो है वो पब्लिक गैदरिंग के अंदर जो है, पब्लिक गैदरिंग के अंदर आया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वो वैसे भी ड्रंक था, तो ड्रंक होने की वजह से उसने पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज कर दी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अब वो अपने एक्शन के लिए अरेस्ट भी किया गया। ये जो है वो आपको फैक्ट्स बताया गया। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, विच टाइप ऑफ ऑफेंस हैज कमिटेड। एक्स ने कौन सा क्राइम किया है वो बताना है। बहुत ही सिंपल, क्या क्राइम किया होगा जरा आप बताओ, क्या किया होगा। इट इज नॉट अ मिसचिफ, इट इज नॉट अनलॉफुल असेंबली, इट इज नॉट अ पब्लिक न्यूसेंस, इट इज व्हाट, इट इज एफ्रे। बेसिकली एफ्रे का मतलब क्या होता है? एफ्रे इज व्हाट, समवेयर यू आर ड्रंक, somewhere you are influenced under the influence of alcohol, and in that intoxicated manner you have something like you have damaged that public property or you have damaged for someone's property. तो वो क्या हो जाएगा? comes under the affray, but that should be in the public. 25th question number 25 says Y had a dispute with Z, and in the heat of argument Y pushed Z, causing him to fall down and suffer a fractured leg. अच्छा, before explaining this, क्या आपने याद से लाइक बटन हिट किया है? तो नहीं किया है तो हिट कर दो यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, एक बार तो कर दो। Y had a dispute with Z. Y का जो है Z के साथ झगड़ा। In the heat of argument, Y pushed Z. Y ने क्या कर दिया? Z को धक्का दे दिया, causing him to fall down and suffer a fractured leg. अब वो गिर गया और उसका लेग फ्रैक्चर हो गया। किसका? Z का। Which type of the offense has Y committed? Y ने क्या किया होगा? अच्छा बताओ, Y ने जानबूझ के उसको मतलब Y ने जो है ऐसे प्री प्लान्ड करके धक्का नहीं दिया, वो तो हिट ऑफ द आर्ग्यूमेंट थी ना। तो हिट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में उसने जो है उसको धक्का दे दिया। क्या ये कल्पेबल होमिसाइड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मरा नहीं है, अभी तक जिंदा है, उसका सिर्फ पैर टूटा हुआ है। वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, सिर्फ हर्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं, पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, मतलब हर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। हर्ट होना मतलब क्या? छोटा सा खरोच हो गया, आ गया, कट हो गया, सो दैट विल कम अंडर द हर्ट। बट याद रखो, ब्लेड से कटोगे तो हर्ट नहीं होगा, तो वो तो वॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बड़ा वॉन्ड। अब देखो सी ऑप्शन बोल रहा है, सी ऑप्शन बोल रहा है वॉलंटरीली कॉजिंग अ ग्रीवियस हर्ट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड डी बोल रहा है कॉजिंग अ डेथ बाय नेग्लिजेंस, यहाँ पे डेथ तो हुई नहीं, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो अब अगले 26 again it's a legal aptitude question, but somewhere ये थोड़ा सा अलग लेवल। What is meant by term attempt in a criminal law? अच्छा, यहाँ पे अटेम्प्ट के बारे में पूछा गया। गाइस सिंपल है, ऑप्शंस को रीड करो, आप ही मुझे आंसर बताओ, क्योंकि ऑप्शंस ही नॉनसेंस है, बहुत ज्यादा इजीली आंसर कर जाओगे। इट्स ऑप्शन बी, बिकॉज़ वहां पे ही सिर्फ अनलॉफुल अटेम्प्ट के बारे में बोला गया है, अदरवाइज सारे के सारे कंप्लीट ऑप्शन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 सेज व्हाट इज द मीन बाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405 ऑफ इंडियन पेनल कोड। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, गाइस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अलग है और क्रिमिनल में मतलब अलग है। थेफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी विदाउट ब्रेकिंग इनटू द हाउस, नहीं ये गलत होगा। He says dishonestly misappropriating or converting property entrusted to someone for their own use. Yes, this is a kind of a breach of a trust. The illegal acquisition of a property through the fraud, नहीं ये नहीं हो सकता। Breach of any contractual obligation, अगर contractual obligation है तो breach of trust क्यों? Breach of trust तभी हो सकता है जब भी कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो, मतलब इंटरेस्टेड बोल रहा हूँ, इंटरेस्टेड नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ इंटरेस्टेड का मतलब ट्रस्टी होना। ट्रस्टी कब होता है? जब आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी को अंडर दी ट्रस्ट दे देते हो। एक तो है विल का केस और दूसरा होता है ट्रस्टी वाला। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कंप्लेंट। व्हाट इज कंप्लेंट गाइस? कंप्लेंट क्या होती है? तो ऑप्शन में देख, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू पुलिस ऑफ। एलिगेशन मेड किया है, ओरली हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, टू द पुलिस ऑफ। एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मैजिस्ट्रेट to take action against a known or unknown person who has committed an offence. This could be the possible answer because ये पूरी तरह explained है। ऑप्शन सी पुलिस रिपोर्ट तो नहीं होंगे, चार्ज भी नहीं होगी, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Here comes your correct answer। चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन एन ऑफेंस। ये कॉग्निजेबल, अच्छा कॉग्निजेंस क्या होता है? जहां पर जुडिशियल नोटिस ली जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं समझते हैं। देखो, फॉर व्हिच द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, then for which police officer may arrest if warrant of arrest is issued। मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है, एक केस ये है कि जहां पर आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो, that comes under cognizable offense। एंड दूसरा ये आ रहा है कि विदाउट वारंट नहीं, आप वारंट लेके आओ तो ही अरेस्ट करोगे। then C बोल रहा है for which police officer above rank of a sub inspector may arrest। ये भी गलत है क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं होता। पहले समझो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर आपके दरवाजे पे आता है तो आप उसको ये नहीं पूछ पाओगे कि आपके पास वारंट है क्या। अगर वो आपको सीधे सीधे अरेस्ट करके लेके जा रहा है जबरदस्ती, तो आपने कुछ बड़ा क्राइम। लाइकवाइज अगर सबसे बेसिक एग्जांपल दे दूं तो रेप हो सकता है या मर्डर हो, तो उस केस में वो होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है किसी वारंट की, आपको पकड़ के लेके जैसे भी दशा में रहोगे वैसे ही पकड़ के लेके जाए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलो अब आगे जाते। क्वेश्चन नंबर 30, Ordinarily, a criminal investigation is conducted by। criminal investigation कौन कंडक्ट करता है? इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कांस्टेबल इन चीफ, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस। गाइस आपको ऊपर के तीन ऑप्शंस लग रहे होंगे तो वो गलत है। अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कौन करता है? जो भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो करेगा। ऑप्शन ए वुड बी योर कैप। अच्छा, सीआरपीसी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अगर आपको सीआरपीसी के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता, मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार याद दिला। आगे, व्हाट इज द प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय पुलिस फॉर अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस मीन। यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय पुलिस। ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग पुलिस कंडक्ट करती है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अच्छा देखो क्या लिखा, ए ट्रायल, बी इन्वेस्टिगेशन, सी एग्जामिनेशन इन चीफ एंड डी क्रॉस एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन रिलेट्स टू द विटनेस। विटनेस तो पहले आ गए, मतलब यहाँ पे तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस चल रहा है, विटनेस कहाँ से आएंगे? तो सी एंड डी एलिमिनेट। ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल कोर्ट में होता है तो कोर्ट में एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो बचा कौन सा? मतलब बचा कौन सा? ऑप्शन बी, एंड दैट इज व्हाट? इन्वेस्टिगेशन, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे जा, क्वेश्चन नंबर 32, इन्वेस्टिगेशन मींस व्हाट। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है? अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। ओके, हो सकता है और होना भी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा तभी तो अरेस्ट ऑफ पर्सन होगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तभी तो एविडेंस मिलेंगे। विजिटिंग द स्पॉट, क्या विजिटिंग द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन के अंडर आता है? हाँ, ये तो फर्स्ट स्टेज होगा ना, तो इसी का मतलब आपका आंसर क्या होगा? तीनों भी 1, 2 and 3 would be your correct answer. Next, principle and fact based, guys. Now this is your turn. Guys, now this is your turn to answer the question. आप आंसर करो and then check out करना आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में बताना कितने आंसर्स आपके अभी तक करेक्ट आ चुके हैं। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या है? प्रिंसिपल में दिया हुआ है, रीड करो समझ जाओगे, इजी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट बेल अंडर सीआरपीसी। बेल देने की अथॉरिटी किसके पास है अंडर सीआरपीसी? सीआरपीसी में बेल कौन देगा? सीआरपीसी में बेल कौन देता है? इट्स अ 1 and 3, दैट इज मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट। मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट में डिफरेंस क्या है? कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, 35, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली चार्जिंग अ पर्सन विद एन ऑफेंस आफ्टर द पुलिस हैव गैदर्ड सफिशिएंट एविडेंस। यहाँ पे क्या बोला है? प्रोसेस क्या होता है? आफ्टर चार्जिंग अ पर्सन विद एन ऑफेंस आफ्टर पुलिस हैव गैदर्ड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एविडेंस। मतलब यहाँ पर पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, अब आप पर्सन को चार्ज करोगे, उसके बाद क्या आपका प्रोसेस होगा? आपको अगर पता हो तो बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं पता, देखो बेल कब होता है? अरेस्ट करने के बाद। अरेस्ट कब होता है? चार्ज करने के बाद। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, अरेस्ट इसके पहले नहीं आता, अरेस्ट इसके बाद में आता है, मतलब दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हमें चार्जिंग करनी है ना। उनके ऊपर जो क्राइम है, उनके ऊपर जो ऑफेंस लगाने हैं, जो सेक्शंस लगाने हैं, पिक्चर में सुना होगा ना, इसके ऊपर सारे सेक्शन लगा देना, इसको अंदर करना है, दैट इज व्हाट इट इज। वो चार्जेस लगाने होते हैं, तो मतलब बेल एंड अरेस्ट तो बाद में आता है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस उसके पहले ट्रायल आता है, ट्रायल के पहले भी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोसेस ऑफ ट्रायल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के स्टेज से, या फिर ऐसा बोल दो कि अक्यूज के क्राइम अटेम्प्ट करने की फेज से या प्लानिंग करने की फेज से एंड ऑफ द ट्रायल, मतलब जहां पे डिसीजन आता है, वो पूरी प्रोसेस अगर आपको जाननी है तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दैट कम्स अंडर सीआरपीसी, एविडेंस एंड सब मिलके होता है, तो वहां पे आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ती है और सारी चीजें समझनी पड़ती है। अगर आपको जानना है कमेंट बॉक्स में बताओ,
वीडियो दे दूंगा, पूरी बातें समझ में आ जाए। तो गाइस दिस इज हाउ वी हैव टू आंसर द लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन। लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को आंसर करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको लीगल एप्टीट्यूड में नॉलेज के साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूरी है। एंड लीगल रीजनिंग को आंसर करते वक्त हमेशा ध्यान रखो, आपको प्रिंसिपल से स्टेप ऑफ रहना है, प्रिंसिपल के बाहर सोचना नहीं है, प्रिंसिपल के अंदर भी सोचना नहीं है। अगर आप डिसीजन दे रहे हो, अगर आप किसी भी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन का या सिचुएशनल क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रिंसिपल और आपका फैक्ट एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। अगर प्रिंसिपल दिया है तो सिर्फ प्रिंसिपल को सच, मतलब अगर बोल रहे हैं कि रेप क्राइम नहीं है तो नहीं है। आपके रियल लॉ में रेप क्राइम हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल में नहीं है, तो उस टाइम के लिए आपके पास नहीं है। मॉरली आपकी मॉरलिटी साइड में रखो, एग्जाम में आपकी मॉरलिटी काम नहीं आएगी, तो जैसा बोला है वैसा ही आंसर करना होता है। ठीक है, लास्ट वर्ड फॉर द लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग जो है वो आपकी एडवोकेसी स्किल को टेस्ट करने के लिए होती है। तो आपकी एडवोकेसी स्किल ये बोलती है हमेशा जो लॉ है उसको एज इट इज इंटरप्रेट करना एंड आपके फैक्ट के ऊपर अप्लाई करना एंड केस को सॉल्व करना, और यही आपका काम होता है। तो उसी को टेस्ट करने के लिए लीगल रीजनिंग होती है कि मोटो अपने ब्रेन में फिट रखना एंड एग्जाम में लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन को आंसर करना। तो क्रिमिनल लॉ के ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे, मैं आपको मिलता रहूंगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस। नेक्स्ट वीडियो आने वाला, तो वो वीडियो कौन सा आने वाला वो सोचो, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, वो वीडियो आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।